प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। मैं हूं जेपी सिंह और अब हम अपना लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे हुंड का रूल, ठीक है, हुंड्स रूल। तो अब हम कुछ उसमें उसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एमोलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है, जो हुंड के नियम के अनुसार सही से नहीं चलते हैं। तो अब हम उन्हें क्लियर करते हैं। थोड़ा सा क्यों नहीं चलेंगे इसकी कंडीशन हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है इसमें 10 हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, ठीक है। जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं हैव सिमेट्रिकल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम एंड देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल। वे कैसे होते हैं? अधिक स्टेबल होते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से क्रोमियम में है। और जो दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ किसका ले रखा है? कॉपर का, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड होते हैं, हाफ का मतलब अर्ध, अगर आप फील्ड की बात करेंगे तो हाफ फील्ड को हम क्या बोल देंगे इसमें? अर्ध पूर्ण, ठीक है। और फुल फील्ड को हम इसमें क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं पूर्ण रूप से भरा हुआ, ठीक है, कंप्लीटली फील्ड। तो इसे हम क्या बोल देंगे? पूर्ण रूप से, ठीक है। इसे हम क्या बोल लेंगे? पूर्ण रूप से भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ। जो पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा उसे हम क्या बोल देंगे? कंप्लीट फील्ड। और जो आधे रूप से भरा होगा उसे हम बोल देंगे क्या? हाफ फील्ड या अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ, ठीक है। ऑर्बिटल्स का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ इसमें पहले से। ये ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है हमारे पास में? कक्षक से होता है अगर हिंदी में आप बात करेंगे तो, ठीक है। तो इनकी जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का इन देम एंड देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल। ये कैसे होते हैं? अधिक स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। कब? जब ये हाफ और कंप्लीट भरे हुए होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल फर्स्ट की, तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो हमारे पास में किसका है? क्रोमियम का है। और इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है इसका? 14 है। अगर हम रूल की बात करेंगे तो रूल से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होना चाहिए था? इस टाइप से होना चाहिए था, 3d4 4s2। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम इस टाइप से भर देते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास में लिखा हुआ था 3d4 और 4s2, तो हम इस टाइप से भर देते हैं। मगर ये इसका सही नहीं होता है। कैसा होता है? इसका होता है 3d5 4s1, बट एक्चुअली इट हैज, हमने यहाँ आर्गन दिखा रखा है क्योंकि आर्गन के नजदीक के ही ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ कितना लिख रखा हमने? 3d5 कोमा लगा के हमने क्या लिखा हुआ है? 4s1, ठीक है। तो अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इसका जो रियलिटी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यही होता है एंड में 3d5 और बाद में होता है इसके 4s1। तो अब हम बट एक्चुअली इट हैज AR 3d5 4s1। मगर ये वास्तव में कितना होता है? ये होता है 3d5 और 4s1। इसे हमने कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ 4s1 और बाद में लिखा हुआ है हमारे पास में 3d5। ये हमने चेंज नहीं किया है और सही भी नहीं लिखा हुआ था, तो हमने इसे लिखना पड़ेगा 4s1 और 3d5। ये एक इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा और ये हमें यहाँ जाके भरना पड़ेगा, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैव स्टेबल टू एटम। जो हाफ फील्ड होते हैं ऑर्बिटल्स, इससे क्या होता है? एटम स्टेबल हो जाता है, ठीक है, जिस टाइप से हम इसमें देख रहे हैं। चलिए अब हम इसमें देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। तो जो हमारे पास में अगला एग्जाम्पल है वो हमारे पास में किसका है? कॉपर का है। और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 29 होता है। शुड हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR, और इसे हमने लिखा हुआ है कितना? 3d9 और 4s2। मैं जल्दी आपको समझाऊंगा। 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स हमारे पास में होते हैं उनके एटॉमिक नंबर से उनका एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी समझाऊंगा। शुड हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2। ये होना चाहिए। यह है हमारा हुंड के रूल से। जो हुंड का रूल होता है वो हमें यही बताता है, ठीक है, कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। इसे हम इस टाइप से भर सकते थे, मगर इस कंडीशन में ये कैसा है? लेस स्टेबल है, ठीक है, लेस स्टेबल है।
अधिक स्टेबल नहीं है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से नहीं होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस टाइप का होगा 3d10 4s1, और हम इसे कुछ इस टाइप से भरेंगे। 4s में कितना रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ 4s1 आएगा, और 3d में कितने आएंगे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। और इसका इस टाइप से हम इसे भर देंगे, ठीक है। दिस फुल फील्ड ऑर्बिटल गिव स्टेबिलिटी टू एटम। ये फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स, यहाँ कैसी कंडीशन में है, फुल फील्ड कंडीशन में, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जो एटम है स्टेबल हो जाएगा इस प्रकार से भरे हुए ऑर्बिटल्स से, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक है हमारे पास में, अगला हमारे पास में इसकी ही एक हेडिंग है, सिग्निफिकेंस। हुंड रूल का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। हुंड रूल इज यूज टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक बिहेवियर। जो हुंड रूल है वो बता देता है किसे, मैग्नेटिक बिहेवियर को ऑफ मेटल्स के और आयन के, ठीक है। जो हुंड का रूल है वो बताता है मैग्नेटिक बिहेवियर मेटल्स का भी और आयन का भी। दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन विल फेस ए रिपल्सन फोर्स, ठीक है। और ये बताता है इफ दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसके पास में कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, विल देयर ए रिपल्सन फोर्स, तो वे क्या लगा देते हैं, एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड में वे रिपल्सन फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे। दे आर नोन एज डीजेनरेट मेटल्स आर आयंस, ठीक है, जिन्हें हम जानते हैं किस कंडीशन से या किस नाम से हम जानते हैं, उन्हें हम जानते हैं डाईमैग्नेटिक मेटल्स के नाम से, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे हो जाते हैं, क्या काम करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इफ मेटल्स और आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो मेटल्स और आयंस हैं अगर उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव बीन अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएंगे। सच मेटल्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक्स, तो ऐसे मेटल्स को और आयंस को हम क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक, और ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, अगर बात करेंगे पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक अगर आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो इसे हम बोल देते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं, तो पैराचुंबकीय अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा अनुचुंबकीय, और जो हमारा डाईमैग्नेटिक है ये हमारा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा प्रतिचुंबकीय। अगर आपको हिंदी के वर्ड में कोई दिक्कत है, अगर आप पढ़े हुए हैं, मगर याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा खूब अच्छे तरीके से बार बार आप इसे इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके याद करने की, यहाँ से ही आपका काम चलने वाला है। चलिएगा अब हम चलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट पे। अब हम मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मेटल्स और आयंस विल अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक मेटल्स और आयन होते हैं वे अट्रैक्ट हो जाते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो हमारे पास में फोर्स होती है अट्रैक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे इन द मेटल और आयन। यहाँ एन लिखा हुआ है, ठीक है ना, पेयर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये अनपेयर्ड है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल और आयन। जो आयन या मेटल हमारे पास में है उसके पास में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्ट हो गया। अगर आप अनपेयर्ड भी नहीं समझते हैं तो अनपेयर्ड को हम बोल देते हैं अयुग्मित, अकेला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज, जो नंबर है किसके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वे कैसे होते हैं, इंक्रीज होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में उनके जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में उसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिएगा बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे इसे नोन करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है या आयंस का होता है, मेजर्ड बाय बोहर। बोहर ने इसे हमें निकाल के दिया था, किसे, मैग्नेटिक बिहेवियर को, किसके, मेटल्स के और आयंस के। सो इट इज नोन एज बोहर मैग्नेटिक, तो इसे हम बोहर मैग्नेटिक के नाम से याद रखते हैं। मगर याद रखिएगा मैग्नेट्रॉन बोलेंगे जब ये बीएम हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बीएम क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। फिर हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट एन इन ब्रैकेट एन प्लस 2 बीएम, वेयर एन बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एन हमारे पास में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू बीएम, ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन।
जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे, उसके बीएम पे। बीएम जितना ज़्यादा होगा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी उतना ही अधिक हो जाएगा। देखिएगा यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इसमें Fe का, ठीक है। यहाँ हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो किसका है, Fe का। यहाँ मैंने एक Fe का एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस टाइप से मैंने यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ये हमारे पास में Fe है, इस पर कोई भी चार्ज भी नहीं है, मेटल कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास में है भाई, दो है, नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। नहीं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बना के देख लीजिएगा। जैसे कि आपने S बना दिया तो S में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स पर रखे हैं, दो, तो कोई अनपेयर्ड है नहीं, दोनों पेयर है दोनों के दोनों। बात करेंगे किसकी, P6 की, तो P6 इसका मतलब कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे D की, तो D में कितने होंगे, 5 होंगे मेरे भाई। जब D में आप भरोगे तब ये जाके कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे, ठीक है। जब आप इन्हें D में भरोगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे। यही कंडीशन है हमारी इसकी कि हम बार बार किसे बनाते हुए जाएंगे, यहाँ D को ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि D में ही पाएंगे हमें यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ इसके पास में 3d6 लिखा हुआ है, तो इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। अब जो हमें फॉर्मूला मिला हुआ है इसमें किसकी वैल्यू रखी है, n की। अब n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हमने n की वैल्यू रख दी है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ से भी रख दी हमने इसकी वैल्यू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। इसे हम रख सकते थे 2√6। वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8989, ठीक है। मोबाइल से कैलकुलेशन करके भी आप इसकी निकाल सकते हैं। इसी टाइप के मैंने यहाँ कई एग्जाम्पल इसके लिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को देखते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है यहाँ Fe3+ का। जब हम Fe3+ की बात करेंगे तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये मैंने आपको शो करके भी दिखाया है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की किसकी वैल्यू होती है, n की। फॉर्मूला लिया हमने और n के स्थान पे जो n की पोजीशन है वहां हमने पुट कर दिया कितना, 5। तो कितना हो जाएगा, 5 × 7, रूट में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 का रूट निकालेंगे तो 5.9160, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ काहे का लिया हुआ है, इसमें अगला एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है Ni2+ का। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे। और अब हमने क्या काम करा, इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें हमने यहाँ पर भर दिया इस टाइप से। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वे कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 क्या होगा हमारे पास में, नंबर ऑफ n = 2। फिर इसके बाद में हमें इसका बताना है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो μ = किसके होता है, √n ब्रैकेट में n+2 bm के। n की वैल्यू पुट कीजिएगा, 2 × 4 = कितना आ जाएगा, 8। और अब आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2.8284, ठीक है। इसके बाद में अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसके जो हमारे पास में इसका अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास में कौन है, CO3+ का। तो यहाँ जो CO3+ का एग्जाम्पल है, इस CO3+ में हमारे पास में लास्ट में कौन आया हुआ है, 3d6। तो हम 3d6 ही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो शुरू में हमने लिखे हुए हैं ये हमारे सारे के सारे ही कंप्लीटली फिल्ड हैं, पूर्ण रूप से हमारे ये भरे हुए हैं। तो हम यहाँ 3d6 ही बनाएंगे। ये हमने 3d6 यहाँ पर बना दिया। जब हम 3d6 बनाएंगे तो हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कैरेक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 4.8989, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ है वो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में जिंक का, ठीक है। तो जिंक में अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे तो हमारे कितना आ जाएंगे, 0। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 आ जाएंगे तो उसमें जो बोर मैग्नेट्रॉन होगा, जो उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। तो जिंक का भी कितना हो गया है, यहाँ पर 0 हो गया है। चलिए समझते हैं इसकी लिमिटेशन। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनमें जो डी सब सेल होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट डी सब सेल इन degenerate form because 5 orbitals of d subcell does not have same energy. That's why d subcell will split 2 energy levels, that is T2g and Eg, which known as splitting, जिसे हम किससे जानते हैं, splitting के नाम से। On rule does not explain d orbital splitting। जो splitting है, अगर आप splitting की बात करेंगे तो जो splitting है इसे हम बोल देते हैं विखंडन। हिंदी में अगर बात समझेंगे आप इसकी, खंडन मतलब टूटना, ठीक है। स्प्लिटिंग का मतलब काहे से होता है, ब्रेक होने से होता है। जो हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स होते हैं वे कुल मिला के कितने होते हैं, 5 होते हैं। dxy, या आपने पढ़े भी होंगे, dyz, dzx,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये आपने पढ़े होंगे। तो ये 5 है, ठीक है। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हमारे पास में यहाँ है, इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती है जब इनके पास में कोई लिगैंड आता है, ठीक है। तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो हमारा फिनोमेना है इसे हम क्या बोल देते हैं, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। जो हमारे पास में हुंड रूल है वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है। चलिएगा एक बार इसे फिर दोबारा से देख लेते हैं, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है सारे के सारे को हम इसे एक बार से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो हमने समझा था वो हमने समझा था किसे, क्रोमियम को। क्रोमियम हमारे पास में क्या है, एक एक्सेप्शन है किसका, हुंड के रूल का, ठीक है। इसके अनुसार जो होना चाहिए कॉपर का जो क्रोमियम है, सॉरी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कितना होना चाहिए था, 3d4 4s2, ठीक है। इस टाइप से होना चाहिए था 4s2 3d4, और इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरे हुए होने चाहिए थे, मगर रियलिटी ये है कि नहीं होता है। और कितना होता है 3d5 4s1, यहाँ होता है 3d5 और यहाँ होता है 4s1। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा। इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, मगर होता नहीं है। जैसा हुंड के नियम के अनुसार ऐसा नहीं होता। ये क्या है, हुंड के नियम का एक एक्सेप्शन है, ठीक है। क्योंकि जो हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड सेल्स होती हैं उनसे एटम कैसा होता है, मोर स्टेबल। तो एटम क्या काम करेगा, स्टेबिलिटी रखेगा। आप भी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जॉब लगाना, जब किसी की जॉब लग जाती है तो कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। जब किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ठीक है, तो हर कोई कोशिश करता है स्टेबल होने की। चलिएगा इसके दूसरे पॉइंट में चलते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल 2 है इसका। सी यू जेड इक्वल टू कितना आया हुआ है यहाँ हमारे पास में, ये हमारे पास में आया है जेड इक्वल टू 29, शुड हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3d9 4s2, ठीक है। ये हमारे पास में लिखा हुआ है। तो इस टाइप से होना चाहिए था हुंड के नियम से, जिस टाइप से हमने भरा हुआ है, मगर होता नहीं है। कितना होता है 4s1 और 3d10, इस टाइप से। क्यों, क्योंकि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वे एटम को कैसा बना देते हैं, स्टेबल। लिखा हुआ भी है नीचे, द फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव स्टेबिलिटी टू एटम। जो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे वे एटम को स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। और यहाँ हमने इसके बाद में लिखा है हुंड का जो रूल है वो क्या होता है, वो समझा देता है किसी भी मेटल्स के या आयन के मैग्नेटिक बिहेवियर को, किसके साथ में, किसकी प्रेजेंट से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट के कारण, ठीक है। इसमें हमने लिखा हुआ भी है और आप इसे यहाँ से समझ भी सकते हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमारा कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो पैरामैग्नेटिक मेटल्स होते हैं या आयंस होते हैं, केवल वे ही अट्रैक्ट होते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। जो डाईमैग्नेटिक मेटल्स और आयन होते हैं वे मैग्नेटिक फील्ड में हमारे जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वे मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में हमने इसमें लिखा हुआ था अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे ही डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी कंडीशन से, किसी भी रीजन से, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, और आयन का मेजर्ड बाय बोहर ने इसे मेजर करा था, ज्ञात किया था। सो इट इज नोन एज बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। बोहर मैग्नेटिक लिखा हुआ है, बोहर मैग्नेट्रॉन हम इसे बोल देते हैं। फिर इसके बाद में हमने लिखा हुआ है यहाँ एन क्या है, वेयर एन बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, बीएम के। बीएम क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन है। चलिएगा अब हम इसके पढ़ते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हमने इसका लिया था Fe का। जब हमने Fe को ध्यान से देखा तो इसमें जो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए वो केवल किस में पाए हैं, 3D में। तो 3D6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करें तो कितना आ गए हैं, 4। बोहर का हमने फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूला उठाने के बाद में फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद में हमारी वैल्यू आई है एंड में निकल के 4.8989, ठीक है। इसका मतलब जो Fe मेटल है उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो कितना होता है, 4.8989 BM। फिर इसके बाद में हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, एक आयन ले लिया Fe3+ का। इस बार डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 थे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं इसके पास में, 5,
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी क्या है, नंबर ऑफ एन, ठीक है। जो एन का नंबर्स है, जो एन है वो क्या है, वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको समझने में कोई समस्या आई है तो एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर हम क्या काम करेंगे, इसमें जो हमारी वैल्यू आई हुई थी, यहाँ हमारे पास में कितनी आई हुई थी, 5 आई हुई थी, 5 आई हुई थी, हम इसे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, इनकी गुना भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 5.9160, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज समझा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं आप कैलकुलेटर से चला लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। जैसे कि आपके पास में आ गया √3, ठीक है, आपको इसकी √3 की वैल्यू नहीं पता है, या सपोज इसे छोड़िएगा, आपके पास में आ गया √5, आपको √5 की वैल्यू नहीं पता है, आपको √5 की वैल्यू मेजर करनी है, निकालनी है, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। हमें पता है 2 × 2 इक्वल टू कितना होता है, 4। अब मैं कर दूंगा 3 × 3 इक्वल टू कितना होता है, 9। इसका मतलब जो 5 की वैल्यू आएगी √5 की, वो 2 और 3 के बीच में है। पहली बात तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, 2.1 × 2.1। थोड़ा सा समय लगता है, कितना हो जाएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे कुछ वैल्यू आएगी। फिर हम करेंगे 2.2 × 2.2, फिर कुछ वैल्यू निकल के हमारे पास में आ जाएगी। जैसे कि अब मैं इसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखा देता हूँ, कितना आ जाएगी, 44 × 44, तो कितनी आ जाएगी, 4.84। ये आ गया, मगर ये वैल्यू किसकी, अभी किसकी आई है, 4.84 की, 5 की नहीं आई है। तो हम क्या काम करेंगे, अब हम कर लेंगे 2.3 × 2.3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, इंटू फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। क्या काम करा, यहाँ 9, यहाँ 2, और यहाँ 5.29, 5 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 23 नहीं होगा, 2.2। इसके बाद में वैल्यू पुट कीजिएगा 1, ठीक है, 2, 3, इस टाइप से करके उनकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अभी 1 या 2 मिनट में हमारी वैल्यू इसी टाइप से निकल जाएगी, 5 की, 7 की, इसी टाइप से निकलती हुई चली जाएगी, ठीक है। चलिएगा अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में Ni2+ का। बात करेंगे Ni2+ की, तो जब हम इसमें देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केवल किसके पास में है, 3D के पास में है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, केवल 2 हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं किसकी, n की। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, वैल्यू निकल कर जाएगी 2.8284, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमने अगला एग्जाम्पल लिया था वो हमने लिया था CO का। जब हम CO की बात करेंगे तो इस बार जो हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4 हैं। इसे भी हम फॉर्मूले में भरेंगे और हमारे पास में वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4.8989। अगली बार चलेंगे तो जो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में वो किसका है, हमारे पास में Zn का है, Zn2+ का है। तो इस बार जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे वो कितना आ जाएंगे, हमारे पास में 0 आ जाएंगे, और वैल्यू निकाल के देखेंगे तो इस बार हमारा म्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि n बराबर 0 तो म्यू इक्वल टू 0। इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि हुंड का जो रूल है वो एक्सप्लेन नहीं करता है किसे, d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग को, ठीक है। तो हुंड का रूल तो हमारा फिनिश हो गया है, जितना भी मैंने आपको पढ़ा है ये सब हुंड के रूल के अंदर ही है, ठीक है। तो हुंड का जो रूल है वो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है, मगर ये बता देता है केवल इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।